सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का सरकार का बड़ा फैसला। संसद में आज पेश किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक। बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि के एक दिन आगे बढ़ने की संभावना। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने से जुड़ा है बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच शिखर वार्ता आज। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगा जोर। आर्थिक, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर होगी चर्चा। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। चौथे रायसीना डायलॉग की आज से हो रही है शुरुआत। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में 92 देशों के प्रतिनिधि रखेंगे विचार। नई भागीदारी और प्रौद्योगिकियों से शुरू हुए वैश्विक बदलाव पर होगा मंथन। कार्यकाल पूरा होने के 3 साल पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने किया इस्तीफे का ऐलान। 1 फरवरी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टीना जॉर्जिवा अंतरिम अध्यक्ष का संभालेंगी कार्यभार। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार 10% आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग गई। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस आदेश को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में आज संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10% आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है और ये आरक्षण मौजूदा 50% कोटा व्यवस्था की सीमा से अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। हर पार्टियां कहा करती थी, बीजेपी के एजेंडे में भी ये था और आज बीजेपी के एजेंडे को सरकार ने मूर्त रूप दिया है। तो इस नाते फैसला तो बहुत बड़ा है और काफ़ी समय से सामान्य वर्ग के लोग इसकी मांग भी कर रहे थे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी साधु को साधुवाद देते हैं। पूरे देश की और सामान्य वर्ग के लोग जो निराश हो चुके थे, आज उनको प्रधानमंत्री के इस निर्णय में आशा दिखी है। अब हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा। सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के गरीब तबके को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा किया ना सरकार ने। ये गरीब लोग के लिए, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इससे बहुत अच्छी बात है ना। सबको बराबरी आने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक सामान्य वर्ग में आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से किसी तरह की आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं ले रहे, साथ ही जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी और जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन हो। संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसी के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन की ये राह सरकार के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि उसमें विपक्षी दलों के साथ साथ कुछ सहयोगी दलों को मनाना भी बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि संसद में सरकार जब बिल रखती है उसके बाद दलों का क्या रुख रहता है। दिल्ली में संसद भवन से कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकारी नौकरियों में उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले को बीजेपी ने ऐतिहासिक करार दिया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे चुनावी फायदा लेने के लिए उठाया गया कदम बताया है। अन्य राजनीतिक दलों ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। 4 साल 8 महीने बीत जाने के बाद वे संसद के सत्र के आखिरी दिन, जब 2019 के चुनाव में 100 दिन से कम बचे हैं,
तभी मोदी सरकार को आर्थिक तौर पर देश के गरीबों की याद आई। ऐसा क्यों? जहाँ तक 85% जो लोग हैं उनको मात्र जो है आप देखिएगा कि कितना कम आरक्षण है, बल्कि बढ़ना उनका चाहिए था। और जिस प्रकार से जो 50% जो है वो उसका लाभ कौन उठा रहा है? जो बाकी के जो 15% लोग हैं 50% लाभ कौन उठाने का काम कर रहे हैं? वही लोग उठाने का काम कर रहे हैं। The manner in which the government has done it on the last days, it only suggests that government has some malicious intentions, some political motivation that they want to win over their votes. I am afraid they will not be able to do so. For each and everything, just attaching it to the electoral politics, it is not good. In the larger interest of the society, we are doing it. लाखों करोड़ लोग ऐसा है वो इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड, सो उस लोगों को हम थोड़ा मेहनत करना हमारा जिम्मेदारी है, सरकार का जिम्मेदारी है। सारा लोग स्वागत करता है। सरकार का फैसला है और एक बार सरकार के कैबिनेट का फैसला, ये साहस कांग्रेस यूपीए क्यों नहीं कर पाई? 10 वर्षों में कांग्रेस यूपीए की सरकार में भी देश का वो सवर्ण जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था और इसके बावजूद भी उसको आरक्षण नहीं मिल रहा था, ये मांग थी। कितना आंदोलन कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा था, तो उन्होंने फैसला तो लिया नहीं। अब इस सरकार ने फैसला लिया है, तो अब इसको कांग्रेस पार्टी अगर ये कहे कि ये चुनाव की दृष्टिगत है, फैसला तो सरकार का है, अब ये लागू होगा। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन और आगे यानी 9 जनवरी तक के लिए बढ़ाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सदन में जरूरी कामकाज पूरा करने के लिए मौजूदा सत्र में सदन की बैठक एक दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। आज के विधायी कामकाज की बात करें तो राज्यसभा में आज कई अहम विधेयकों पर विचार होना है। इनमें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018, मध्यस्थता मसौदा संशोधन विधेयक 2018, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, आधार कानून में संशोधन से जुड़ा बिल और लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 शामिल हैं। वहीं लोकसभा के एजेंडे में भी आज कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2018, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017 और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। वहीं राज्यसभा में गतिरोध की वजह से कल फिर कार्यवाही बाधित हुई। सभापति और उपसभापति के बार बार आग्रह के बावजूद सदन में अवरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में तकरीबन शुरुआती 15 मिनट में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाने के बाद ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों पर अवरोध पैदा किया। Nothing is going on record. This is not the parliamentary way of functioning. सदन में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और वाम दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दे उठाने चाहे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। सभापति ने गतिरोध कर रहे सदस्यों से उनकी सीट पर लौटने की अपील की। सभापति ने कहा कि सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले सदस्यों को सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलने देना चाहिए। Certain members have given notice under 267. I have not permitted any one of them. They can give notice under some relevant rules, and then they can be discussed separately, provided if they are in order. सभापति की लगातार अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। The House is adjourned to meet at 2 p.m. दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सदन में केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसु नायक ने राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 पेश किए। इसके अलावा श्रीपद नायक ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2015 वापस लेने का प्रस्ताव भी किया। सदन में गतिरोध जारी रहने की वजह से उपसभापति को सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए फिर स्थगित करनी पड़ी। के बाद जो आप नहीं जा रहे, मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं। 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।
कार्यवाही फिर से शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा। उपसभापति ने सदस्यों से बार बार सदन को चलाने की अपील की, लेकिन सदन में अवरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। खड़े हो तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पुनः आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब, The House stands adjourned till 11 hours on Tuesday, 8 January 2019. कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा के एजेंडे में आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को कल मंजूरी दे दी। इसके मसौदे में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये विधेयक आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। 19 जुलाई 2016 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया। संयुक्त समिति ने कल दोनों सदनों में विधेयक से संबंधित रिपोर्ट पेश कर दी। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय 6 साल भारत में रहने पर ही नागरिकता दी जा सकती है, भले ही ऐसे लोगों के पास कोई उचित दस्तावेज हो या नहीं हो। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में इसे पारित कराने का वादा किया था, लेकिन असम में इसे लेकर विरोध हो रहा है और असम गण परिषद ने राज्य सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया है। फिलहाल हम रुक करेंगे अपने संवाददाता पंचनन मिश्रा का, जो कि विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंचनन, आज का दिन कई मायनों में खास। लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए संसद में आज संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो सत्र की अवधि एक दिन आगे बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोनों ही सदनों में कई विधायी कामकाज लंबित हैं, कई अहम बिल हैं। ऐसे में किस तरह के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं? प्रीति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, शीतकालीन सत्र था ये और 20 बैठकें इसमें होनी थी, लेकिन अधिकतर वक्त जो है वो अवरोध के वजह से बर्बाद हुआ। और यही वजह है कि अब जो एक आखिरी दिन आज का बाकी है, सरकार की कोशिश है कि जो अहम बिल जो अटके हुए हैं उनको पारित कराने की कोशिश की जाए। और इसी क्रम में राज्यसभा में जहां पर ट्रिपल तलाक से जुड़ा विधेयक लगा हुआ है, वहीं पर यहाँ सिटीजनशिप जो नया जिसकी कल रिपोर्ट आई थी और उसको कैबिनेट ने भी क्लियर किया, उसको यहाँ पर रखा गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर व्हिप भी जारी किया गया है बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कि अपने सांसद वो मौजूद रहे। सरकार की कोशिश होगी कि इस सिटीजनशिप जो बिल है, जो 3 देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ से जो अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता देने का जिसमें मामला है, और 2014 जैसे आपने बताया कि वायदा किया था बीजेपी ने उसको पारित कराने का, तो उसकी कोशिश है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक कल कैबिनेट का एक बड़ा फैसला हुआ था, जो सवर्णों को 10% आरक्षण, जो गरीब सवर्ण है उनको 10% आरक्षण का, उससे जुड़ा बिल भी यहाँ रखे जाने की संभावना। हालांकि वो लिस्ट में अभी तक यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, लेकिन किसी सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत क्या सरकार उसको लाएगी ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो अवरोध है उससे निपटने की पूरी कोशिश है। क्या उस अवरोध के लिए सरकार ने कोई बीच का रास्ता निकाला है वो भी देखना होगा। तो दोनों सदनों की जो कार्रवाई है, ऐसी भी खबरें हैं सूत्रों के हिसाब से कि एक दिन के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। कल से ये चर्चा चल रही, क्योंकि जो अहम विधायी कामकाज है वो अटका हुआ है। तो हमको ये भी देखना होगा कि क्या एक दिन की कार्रवाई बढ़ सकती है, और जो सवर्णों को आरक्षण जुड़ा जो मामला है, जो बिल है, क्या वो लोकसभा में रखा जाएगा सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत। इन सब पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन जो मुद्दा है राफेल का, वो लगातार बना हुआ है लोकसभा में और विरोध जारी है। और यही राज्यसभा में सीबीआई के मुद्दे को उठाया गया यहाँ पर। तो हमें देखना होगा किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। बिल्कुल, इस पर नजर रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और लोकसभा ने कल पर्सनल लॉ संशोधन बिल 2018 पारित कर दिया है। इस बिल में कुष्ठ रोग को तलाक का आधार नहीं माने जाने का प्रावधान है। बिल के पारित होने से अब कुष्ठ रोग तलाक का आधार नहीं रहेगा। इसके जरिए ईसाइयों के लिए तलाक कानून, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह कानून, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में संशोधन किया गया है। कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने बताया कि बहुऔषधीय उपचार के माध्यम से कुष्ठ का पूरी तरह उपचार हो सकता है, इसलिए इस प्रावधान को कानून में रखना उचित नहीं है। हाल में एक रिपोर्ट में विधि आयोग ने अनुशंसा की थी। The disease is curable, and apart from this, the government has taken the decision in view of the fact that the leprosy is now curable, and in view of the various judgment of the Supreme Court and High Court,
certain directions were also issued for removing this discriminatory provision from various enactments, and out of 16 enactments, the 6 enactments relate to the Government of India and our ministry. The other enactments relate to the other ministry and the state government, so they are required to take the action. And not only this, because these are also the Human Rights Commission has also suggested, the United Nations, the Government of India is also signatory to that. So in view of this bill is before this August House, and I request the honorable members they kindly pass this bill. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भारतीय संसदीय समूह के वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकार किया। संसद भवन परिसर में भारतीय संसदीय समूह के सदस्यों से लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने साल 2019 का कैलेंडर भी जारी किया। कैलेंडर की थीम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.2% की दर से आगे बढ़ेगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 6.7% से ज्यादा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण विकास दर में बढ़त दर्ज होगी। 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय की पहली अग्रिम अनुमान जारी करते हुए सीएसओ ने कहा कि जीडीपी की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 8.3% रह सकती है। 3 दिन की भारत यात्रा पर आए नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगी। इस दौरान पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की उम्मीद है। इस दौरान आर्थिक, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा होगी। साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और नॉर्वे के बीच खास तौर पर उनके $70 अरब के वेल्थ फंड के भारत में निवेश की स्थिति पर चर्चा होगी। नॉर्वे की करीब 100 से अधिक कंपनियां भारत में जहाजरानी निर्माण से लेकर पेट्रोलियम सेवाएं, पनबिजली, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं, लेकिन अब इसे ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा की तकनीक में सहयोग में विस्तार दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और राजनयिक सहयोग के प्रचुर अवसर हैं और नॉर्वे की रुचि भारत के खुले बाजार में निवेश की संभावनाओं को और बढ़ाने में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में स्टॉकहोम में भारत नॉर्डिक देशों के संयुक्त शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की थी। नॉर्वे की प्रधानमंत्री आज रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण देंगी। साथ ही उनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग के साथ उनकी सरकार के उच्च पदाधिकारियों के अलावा एक बड़ा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने कल भारत नॉर्वे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के अपने देश के लक्ष्यों का खुलकर इजहार भी किया। This reflects the importance of our bilateral relations. The aim of the new strategy is to strengthen Norway's bilateral relations and economic ties with India. Private sector engagement, research and technical cooperation are key components of their strategy. It focuses on oceans, energy and the environment, and on increased cooperation and contact between our countries at the political level. चौथे रायसीना डायलॉग की आज से शुरुआत हो रही है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री इसमें उद्घाटन भाषण देंगी। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई सहित 92 से अधिक देशों के वक्ता इसमें हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड लीडर और उसके कारकों पर चर्चा होगी। इस दौरान खास तरह के सहयोग और नई तकनीक पर भी मंथन किया जाएगा। अपनी तरह के इस खास चर्चा कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है। 2015 से शुरू हुए इस कार्यक्रम में हर बार नए और चर्चित विचार उभर कर सामने आए हैं। इनमें राजनीतिक नेताओं, रणनीतिक विचारकों, नीति निर्धारकों, तकनीक शोधकर्ताओं और कारोबारी जगत की हस्तियों ने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। इसे भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू रणनीतिक सम्मेलन माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन पर बातचीत की। इस दौरान भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने और अफगानिस्तान में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके बताया कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी है।
दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि के लिए प्रयास करने पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों ने प्रमुख द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की और आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। पुतिन ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता की कामना की। दोनों नेताओं ने पिछले साल दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी में हासिल की गई प्रगति के मील के अहम पत्थरों की भी सराहना की। पुतिन ने सितंबर 2019 में वार्षिक पूर्वी आर्थिक फोरम में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला सुना सकती है। आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार की तरफ से जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ ये याचिका दायर की है। दरअसल आलोक वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीबीआई के दोनों अधिकारियों के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को जांच होने तक छुट्टी पर भेज दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 6 दिसंबर को आलोक वर्मा, केंद्र और सीवीसी की बहस को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई की थी। इस याचिका में राकेश अस्थाना समेत सीबीआई अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने घोषणा की है कि वो जनवरी के अंत में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। किम ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 3 साल पहले ही इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने कहा, मेरे लिए नई चुनौतियों को स्वीकार करने का समय आ गया है। किम का कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त होना था। किम ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचागत निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों के साथ जुड़ने के अलावा पार्टनर्स इन हेल्थ के साथ भी फिर से जुड़ेंगे। विश्व बैंक ने कहा कि किम की विदाई के बाद अंतरिम आधार पर बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा 1 फरवरी को पदभार संभालेंगी। प्रयागराज में कुंभ में पहला शाही स्नान भले ही 15 तारीख से शुरू होगा, लेकिन पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक रंग में सराबोर हो चुका है। कुंभ के दौरान राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में हम आपको कुंभ के अद्भुत दृश्य इसी कड़ी में दिखाएंगे। कुंभ से अपनी खास पेशकश में आपको ले चलेंगे प्रयागराज, जहां दुनिया के सबसे बड़े समागम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अपनी इस कड़ी में आपको दिखाएंगे प्रयाग नगरी का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। अखाड़ों की पेशवाई एक ऐसा समय होता है कुंभ में जब पूरा शहर मेजबान बना होता है और बाबा जो हमारे अखाड़े हैं वो सब इस शहर में प्रवेश करते हैं और कुंभ में अपने 1 महीने के 1.5 महीने के कल्पवास के लिए जाते हैं। ये नजारा है प्रयाग में वैष्णव अखाड़े की पेशवाई का। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और रथ के साथ बैंड बाजा लिए जब ये पेशवाई निकली तो मानो पूरा प्रयागराज सड़कों पर इसकी झलक देखने उतर आया। पेशवाई में शामिल संतों ने इस बार के कुंभ के इंतजामों को दिव्य बताया। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। धर्म में हुआ नहीं था। अभी आप लोग संगम के पास पहुंचे। जी जी, और आनंद आएगा। वैष्णव अखाड़े की इस पेशवाई में इससे ताल्लुक रखने वाले निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संत शामिल हुए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। आज जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, तीनों अखाड़े जो वैष्णव के अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही, इन तीनों अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पेशवाई का मतलब है कि आज से हम तीनों अखाड़ों का नगर प्रवेश हो रहा है और इन तीनों अखाड़ों के अंतर्गत जितने भी महामंडलेश्वर श्री महंत आते हैं वो सब साथ में मिलकर के नगर में प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल कुंभ नगरी में अखाड़े के प्रवेश को पेशवाई कहा जाता है। इसके बाद ये साधु कुंभ नगरी में तकरीबन 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज तैयार है और यहाँ साधु संतों
और श्रद्धालुओं की आगवानी के लिए तैयारियां भी लगभग पूरी की जा चुकी हैं। कैमरामैन DK पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तीसरे सांसद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेताओं को कल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ सांसद पुरुष एकल में केडी सिंह की जीत हुई। महिला एकल में आविश्रेय प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की। पुरुष युगल श्रेणी में राजीव प्रताप रूडी और तेज प्रताप सिंह यादव जीते। डबल श्रेणी में केडी सिंह और रोहित ने जीत हासिल की। जालंधर में चल रहे 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कल समापन समारोह हो गया। कल का दिन युवा वैज्ञानिकों के शानदार काम के लिए समर्पित था। लगभग 37 विजेताओं को युवा वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति और प्राइड ऑफ इंडिया साइंस प्रदर्शनी की श्रेणियों में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के जरिए दुनिया भर से एकत्रित वैज्ञानिकों के बीच विचारों और नवाचारों के आदान प्रदान के लिए सबसे अच्छा मंच प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 3 जनवरी को उद्घाटन किया था। I would urge all of you to foster the spirit of togetherness amongst all of us that this conference has provided, so that we can move forward with newer ideas and thoughts which ultimately will enrich our research and technological development. This will definitely help our nation to progress. और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आप आगे विशेष में देखिए JPC। नमस्कार।